आज हम बात करेंगे जमीन पर छिड़ी एक ऐसी जंग की जो सदियों पुरानी है। ये कहानी है छोटा नागपुर और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों की, यानी सीएनटी और एसपीटी एक्ट्स की। जल, जंगल, जमीन, सुनने में ये सिर्फ 3 शब्द लगते हैं ना, लेकिन झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनका पूरा वजूद इसी पर टिका है। सोचिए, सदियों से यही उनके जीने का आधार रहा है। पर तब क्या होता है जब इसी बुनियाद पर खतरा मंडराने लगे? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के केंद्र में ले जाता है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, विद्रोह की जड़ों तक। क्योंकि इन कानूनों को समझने के लिए ना पहले उस 100 साल के संघर्ष को जानना बहुत जरूरी है जिसने इन्हें जन्म दिया। हुआ ये कि ब्रिटिश राज के समय बाहरी लोग आदिवासी जमीनों पर आकर बसने लगे। धीरे धीरे साहूकारों और जमींदारों ने एक ऐसा जाल बिछाया कि आदिवासी समुदाय कर्ज में डूबते चले गए और देखते ही देखते वो अपनी ही पुश्तैनी जमीनों से बेदखल होने लगे। लेकिन अपनी जमीन को यूं छिनते देखकर वो चुप नहीं बैठे। इस अन्याय ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो आग बन गई। 1831 का कोल विद्रोह, फिर 1855 का संथाल हुल और उसके बाद 1899 में बिरसा मुंडा का वो महान उलगुलान, ये सब अपने हक की लड़ाई की मिसाल हैं। विद्रोह की ये आग इतनी फैली कि ब्रिटिश प्रशासन के लिए भी इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो गया था। तो इस लगातार अशांति को रोकने के लिए उन्होंने एक कानूनी ढाल तैयार करने का फैसला किया। इसे एक कानूनी किले की तरह समझिए। इन कानूनों का मकसद सिर्फ जमीन के नियम बनाना नहीं था, नहीं, इनका असली मकसद था उस खास रिश्ते की हिफाजत करना जो आदिवासी समुदायों का अपनी जमीन से है। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच था। और इस किले की आप कह सकते हैं 2 सबसे मजबूत दीवारें खड़ी की गई। पहली 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम सीएनटी एक्ट कहते हैं। ये छोटा नागपुर इलाके की आदिवासी जमीन की रक्षा करता है। और दूसरी आज़ादी के बाद 1949 में बना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, यानी एसपीटी एक्ट, जो संथाल परगना के लिए ठीक वैसा ही सुरक्षा कवच बना। तो ठीक है, ये कानून बन गए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं? इनका ये जो सुरक्षा कवच है वो असल में है क्या? देखिए, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सिंपल और पावरफुल है। आदिवासी जमीन किसी भी गैर आदिवासी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। बस यही इसका मूल मंत्र है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए पहला कदम एक आदिवासी व्यक्ति है जिसके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है। ओके, दूसरा कदम कोई गैर आदिवासी उस जमीन को खरीदना चाहता है। तीसरा कदम यहीं पर सीएनटी और एसपीटी एक्ट एक दीवार की तरह सामने आ जाते हैं और कुछ बहुत ही लिमिटेड अपवादों को छोड़कर इस खरीद बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा देते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आज के दौर में आते हैं, क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा पुराने ये कानून आज एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक तीखी बहस का केंद्र बन चुके हैं। एक तरफ है परंपरा को बचाना और दूसरी तरफ है तरक्की की राह बनाना। आज की तारीख में एक तरफ सवाल है आदिवासी संस्कृति और पहचान को बचाने का, तो दूसरी तरफ है आर्थिक विकास और बदलते वक्त की जरूरतें। इस बहस में 2 मजबूत पक्ष हैं। जो इन कानूनों को बनाए रखना चाहते हैं उनका कहना है कि ये आदिवासी संस्कृति की ढाल हैं, ये बाहरी शोषण से बचाते हैं और समुदाय के सदियों पुराने ताने बाने को सुरक्षित रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इनमें बदलाव चाहते हैं उनका तर्क है कि ये कानून विकास में एक रोड़ा हैं। ये तो आदिवासियों को ही अपनी जमीन से आर्थिक लाभ उठाने से रोकते हैं और नए निवेश के रास्ते बंद करते हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। ये जमीन और पहचान के रिश्ते पर एक ऐसा सबक है जो पूरी दुनिया पर लागू होता है। सच पूछिए तो सीएनटी और एसपीटी अधिनियमों की ये कहानी असल में दुनिया भर में चल रहे स्वदेशी समुदायों के अपने जमीनी हक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के संघर्ष का एक जीता जागता पावरफुल उदाहरण है। 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और आज भी ये कानून इस बात की गवाही देते हैं कि जमीन महज एक सौदा या प्रॉपर्टी का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि एक पूरी कौम की पहचान की जड़ होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बुनियादी सवाल छोड़ जाती है। कोई भी समाज आखिर कैसे तरक्की की रफ्तार और